नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नई दिल्ली में इस वक्त प्रधानमंत्री के घर पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। यूपी के सांसदों को बुलाया गया है और यूपी जीतने का पूरा प्लान तैयार हो रहा है। आज योगी आदित्यनाथ ने मुसलमान भाइयों से बहुत खुलकर बात कही। बात ज्ञानवापी को लेकर है और योगी ने अपने अंदाज में मुसलमान भाइयों से कहा कि मस्जिद में त्रिशूल तो हो नहीं सकता, त्रिशूल के निशान कहां से आए, शंख के निशान कहां से आए, तो ज्ञानवापी को मस्जिद कहना सही नहीं होगा। मुस्लिम भाइयों के पास एक मौका है कि वो हिंदू समाज को ज्ञानवापी सौंप दें और दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। ज्ञानवापी का मसला इस वक्त कोर्ट में है, एएसआई का सर्वे होने वाला है। इस बीच योगी आदित्यनाथ की यह बात बहुत मायने रखती है, लेकिन वो हुआ वही जो हमेशा अयोध्या के वक्त भी हुआ। योगी ने एक पॉजिटिव बात कही, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता सियासी बात करने लगे। योगी ने जब त्रिशूल की बात की तो किसी को यह बात शूल की तरह लगी कि क्या 24 में भूल सुधार हो सकती है। आइए देखते हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या आपने किसी मस्जिद में त्रिशूल देखा है? क्या मस्जिद में आपने स्वास्तिक देखे हैं? क्या किसी मस्जिद में आपने कमल देखा है? क्या किसी मस्जिद की दीवारों पर आपने घंटियां देखी हैं? क्या मस्जिद की दीवारों पर संस्कृत के श्लोक देखे हैं? क्या मस्जिद में आपने नंदी को देखा है? मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए, एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है। एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं। और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। योगी ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, दस्तावेज बता रहे हैं, तस्वीरें बता रही हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एफिडेविट बता रहा है। वही एफिडेविट जो कोर्ट में जमा है। सबूत बहुत स्पष्ट हैं। इसीलिए योगी ने ज्ञानवापी पर लाइन क्लियर कर दी। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए, हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान की दुर्गति और उसकी दलिद्रता और की छीना झपटी आप देख रहे होंगे, क्या दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। दूसरों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी
उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है, उन कांटों से ही उसके शरीर भी छलनी छलनी होते हैं। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है ये। आज जो भूखमरी का शिकार पाकिस्तान बना हुआ है यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। सिर्फ त्रिशूल, स्वास्तिक, कलश थोड़े ही है, ज्ञानवापी का जर्रा जर्रा कह रहा है कंकड़ कंकड़ यहाँ शंकर है। एक नहीं कई सबूत है। किस मस्जिद में गणपति की मूर्ति मिलती है? एएसआई को तहखाने में जो खंभे मिले हैं, खंभों पर जो सबूत हैं, क्या इन्हें किसी मस्जिद में देखा है? तहखाने में नागर शैली का आर्किटेक्चर था, फूल बने हुए थे, कई खंभों में आले बने हुए थे जिसमें आमतौर पर दीपक जलाए जाते हैं या मूर्तियां रखी जाती हैं। खंभों में घंटियों को उकेरा गया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये खंभे ध्वस्त किए गए आदि विश्वेश्वर मंदिर के हैं और जब जांच होगी तो ये औरंगजेब काल से सैकड़ों साल पहले के साबित होंगे। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने का सबसे बड़ा सबूत मस्जिद की पश्चिम दीवार को बताता रहा है। इस दीवार का आधा हिस्सा नागर शैली के आर्किटेक्चर का बना हुआ है। इसमें घंटियों की आकृति है, ब्रह्म कमल और पान के पत्ते हैं। इसी के ऊपर मस्जिद की दीवार खड़ी की गई है। मस्जिद में मिले कुछ अवशेषों में श्लोक भी लिखे हुए हैं। इतना कुछ मिल रहा है, इसीलिए तो योगी कह रहे हैं अगर मस्जिद है तो हिंदू प्रतीक कहां से आए? मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आपने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई देखिए, हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है। वे पहल करना चाहेंगे तो जरूर विचार करेंगे। मतलब सीधा सीधा कहो कि ऐतिहासिक गलती हो गई, समाधान का रास्ता खुला है। लेकिन जैसे ही यह रास्ता खुलता है पूरा मुस्लिम समाज और मुस्लिम समाज की सियासत करने वाले सामने आ जाते हैं, जिसमें 4 तरह के लोग हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम समाज के मौलाना हैं, जमीयत के मौलाना मदनी टाइप के लोग हैं, चौथे सियासी लोग हैं जिसमें ओवैसी हैं, अखिलेश हैं, जिनकी सियासत मुसलमान से शुरू होती है और मुसलमान पर खत्म होती है। योगी जैसे ही ज्ञानवापी की असलियत बताते हैं, ये सब अचानक से आ जाते हैं, हंगामा शुरू कर देते हैं। कैसे ज्ञानवापी दे सकते हैं? योगी ने मंदिर मस्जिद का अंतर बताया, मुसलमानों को सबूत दिखलाया, तो सबसे पहला रिएक्शन ओवैसी का आया। ओवैसी पूछने लगे, योगी मुख्यमंत्री हैं, हिंदू के हैं, मुसलमान के हैं, सबके हैं, मसला अदालत में है, तो ऐसी बातें क्यों करते हैं? मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। दूसरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई सिखों की, वो रहेगी। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कई बौद्ध समाज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदल दिया गया 47 से पहले। आंध्रा डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, वहां पर है आज भी। क्या करेंगे वो? उसको भी चेक कराएंगे क्या? उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने उड़ीसा के एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और एक जुडिशियल इनका जो है ये उसको क्या बोलेंगे आप, जुडिशियल ओवररीच है इनका, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का।
योगी ने जो बोला है उसका मतलब भाईजान जानते हैं। यही नहीं, मुसलमानों की सियासत करने वाली दूसरी पार्टियां भी योगी के इस बयान का मतलब अच्छे से समझ रही हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा भड़क रही हैं। गवर्नमेंट ने की तरफ से कोई इस किस्म की बात नहीं पैदा हो सकी कि भाई ये मस्जिद नहीं है। हाँ, अब ये अपने तौर पर कह रहे हैं कि मस्जिद वहाँ नहीं थी और अब ये हो गया। मस्जिद तो थी उस जगह। मुस्लिम समाज ने कोई इस किस्म की गलती नहीं की है और ये ज्ञान वापी मस्जिद थी और हम उसको आज भी मस्जिद मानते हैं। जी हाँ। अब ये दूसरी बात है कि ताकत के बलबूते पर तुम हमसे ये बात कह रहे हो कि आपको अब ये मस्जिद नहीं कहनी चाहिए। आप इसे कैसे रोक सकते हैं कहने से? ये तो कोर्ट तय करेगा वहाँ पे क्या था क्या नहीं था। 3000 साल पहले क्या हुआ था वहाँ पे, जब से बराबर नमाज हो रही है, 5 वक्त की नमाज हो रही है, तो मस्जिद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? 1991 का भी कानून है कि अब किसी भी मंदिर मस्जिद की नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता। अब चूँकि 2024 का चुनाव सामने है, इसलिए इस किस्म की बातें सबके सामने आ रही है। हमें अब इस राजनीति से उठकर विकास के ऊपर बात करनी चाहिए, रोजगार पे बात करनी चाहिए, महंगाई पे बात करनी चाहिए, किसान पे बात करनी चाहिए। ये मंदिर मस्जिद की राजनीति से हिंदू मुसलमान सब तंग आ चुके हैं। दिक्कत सिर्फ इनको नहीं है। योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी के सबूतों को देखने की बात सुनकर मुस्लिम मोहल्लों में हड़कंप मचा है। मौलाना ब्रिगेड को लग रहा है अयोध्या गया अब काशी भी चला जाएगा, फिर मथुरा का मुद्दा उठ जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लग रहा है योगी ने ये क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया। किसी को कोर्ट याद आ रहा है, कोई नैतिकता की बातें कर रहा है, कोई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़ा रहा है। देखिए, हम सबको पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी सब जुडिशियल है और कोई भी फैसला न मेरे कहने से होगा न किसी और के कहने से होगा। हमारे मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद हैं, हमारे मुल्क के अंदर संविधान मौजूद है और चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, सब अपनी अपनी तौर पर कानूनी चारागोई कर रहे हैं। इसलिए जो भी बात कही जाए वो कानून के दायरे में और कानून के ही अंदर कही जाए, क्योंकि ये मामला जितने भी हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में है और सब जुडिशियल है, कानून में इस पर बहसें हो रही हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कानून और कोर्ट से बाहर जाकर किसी भी तरीके की बयानबाजी करना इस केस के ताल्लुक से मुनासिब होगा और जो बयानबाजी हो रही है यकीनी तौर पर वो मुनासिब नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री कानून की राज की पैरोकारी न करके अपनी इच्छाओं, अपनी धार्मिक आस्थाओं की बुनियाद पर बयान देते हैं। देश क्या धार्मिक इच्छाओं, आस्थाओं और एक वर्ग विशेष की अपनी अभिलाषाओं से चलेगा, कानून से नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ये बयान कहाँ तक एक मुख्यमंत्री की मर्यादा के अनुकूल है। मैं तो समझता हूँ ये मुख्यमंत्री की मर्यादा के अनुकूल नहीं है, मात्र एक योगी की मर्यादा के अनुकूल हो सकता है। ये सब ठीक है, योगी तो बस ये कह रहे हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एफिडेविट कह रहा है। सब योगी को तो बोल रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है अगर वो मस्जिद है तो त्रिशूल कहां से आया, स्वास्तिक कहां से आया, श्लोक किसने लिखवाया, गणेश नंदी कहां से आए। जब पूरा मुस्लिम मोहल्ला योगी आदित्यनाथ को कोसने लगा तो हिंदू पक्ष सामने आ गया। हिंदू पक्ष कह रहा है योगी सच ही तो कह रहे हैं, सबूतों की बात कर रहे हैं जो सबके सामने है और साक्षात है। ये योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही सच्ची और सही बात कही है और इस सही बात कहने के लिए बड़ा जज्बा चाहिए और एक सत्य को स्वीकार करना या किसी से कहना कि सत्य को स्वीकार कर लीजिए, तो गलती क्या है। ये तो मुस्लिम पक्ष को उन्होंने जगाया है कि आप सो रहे हो, आप देखो इतिहास क्या है, ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं, किसी बाकावे मत आइए, विवाद मत बढ़ाइए। ऐतिहासिक तथ्य क्या है, वो जो भवन है उसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है, पूरा मंदिर का है। जितने ऐतिहासिक तथ्य, जितनी इतिहास किताबें हैं सब में लिखा हुआ है। इवन मुस्लिम स्कॉलर्स ने लिखा है, मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है। इरफान हबीब ने कहा है
कि सही है कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई। तो एक सच्चाई स्वीकार करने में उन्होंने आह्वान किया है, तो इसमें गलती क्या है? न्याय करना है तो सच सामने आना चाहिए। सच एक्सपर्ट्स के द्वारा आएगा। एक्सपर्ट्स ASI वाले हैं, तो उस स्थान की प्रकृति क्या है? वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें स्थान की प्रकृति का विषय है। तो जहाँ पे नंदी होंगे, जहाँ शिवलिंग होगा, जहाँ त्रिशूल होगा, जहाँ श्रृंगार गौरी होंगी, जहाँ मंदिर का शिखर होगा, जहाँ दीवारों पर तीर कमान के और बाकी सारे प्रतीक चिन्ह होंगे, उस स्थान की प्रकृति तो हिंदू मंदिर की होगी। इसीलिए हमको अपने केस की सत्यता पे भरोसा है और उसी में से एक तथ्य को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है। मुसलमानों को लग रहा है ये नया नैरेटिव सिर्फ काशी तक नहीं है, बात मथुरा तक जाएगी, इसके बाद ऐसे हर विवाद तक जाएगी। इसीलिए बार बार 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं। लेकिन उसी वर्शिप एक्ट पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ये कह रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत ये मत है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो 1991 में संविधान बनने के बहुत साल बाद कांग्रेस ने थोप दिया, गुंडई के साथ थोप दिया कि भाई अब जो मंदिर कब्जा किए जा चुके हैं, तोड़े जा चुके हैं औरंगजेब के द्वारा या किसी आक्रमणकारी के द्वारा विदेशी, आप उसकी दोबारा से हक नहीं मांग सकते। क्या बात करते हैं आप? इस देश में जहां भी अन्याय हुआ होगा वहां न्याय मिलना चाहिए और उसके लिए अगर कोई एक्ट जो कांग्रेस ने बनाया है रोड़ा आता है तो उस एक्ट को संशोधित कर दिया जाना चाहिए। आप पार्लियामेंट मांग रखेंगे? 100% रखेंगे। हम बात कर रहे हैं तो हम मांग भी रखेंगे। कांग्रेस मणिपुर में स्कोप देख रही है, बीजेपी 80% में होप देख रही है। योगी ने ट्रेलर दिखा दिया है, अब बीजेपी पिक्चर दिखाने की तैयारी कर रही है। सैंपल राम मंदिर बनेगा और तस्वीरें भी आने लगी हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पथ को खोला गया। राम मंदिर की भव्यता को देखने के लिए यह मार्ग बनाया गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि को जाने वाले 4 मार्ग बनाए जा रहे हैं। पहला राम पथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और सुग्रीव पथ, ताकि भक्तों को कोई असुविधा न हो। राम जन्मभूमि पथ के नाम से बना यह मार्ग 566 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद, जो इतना अच्छा रास्ता उन्होंने बना दिया, वरना मैं वापस शायद निकल जाता क्योंकि धूप इतनी है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से जल्द तैयार हो ताकि मैं अपने माँ बाप, अपने दोस्त, उन सबको यहाँ पे भगवान के दर्शन के लिए जल्द से जल्द। योगी मोदी जी को बहुत बहुत बधाई कि ऐसा दिव्य मंदिर और ऐसा बनने जा रहा है और आने वाले समय में बहुत लोग यहाँ श्रद्धालु दर्शन करेंगे। हम लोग हरिद्वार से आए हुए हैं और माँ गंगा की तरफ से हम यही कहते हैं कि योगी मोदी को अगले वर्ष भी आशीर्वाद। पहले काफ़ी थोड़ा लंबा टाइप का था, अब शॉर्टकट हो गया है, जिससे आने जाने की बहुत सुविधा हो गई है और हम सबको बहुत खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सारे तीर्थों का इतना अच्छे से नवीनीकरण करके अच्छा किया है। तैयारी देश भर के सभी हिंदू मंदिरों को भव्य बनाने की है। कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और अब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी में सबूतों का जिक्र कर एक नया नैरेटिव दे दिया है, उसने ये तो बता दिया है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की लाइन लेंथ क्या और किस तरफ रहने वाली है। चीन का सपना बीजिंग में चकनाचूर हो गया क्योंकि चीन की राजधानी ही स्विमिंग पूल बन गई। चीन में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि उसके बड़े बड़े शहर डूब रहे हैं। चीन से बहुत चौंकाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। चीन दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन ये तस्वीरें उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला रही हैं। दुनिया देख रही है कि चीन खुद कितना खोखला है और उसका विकास का दिखावा भी कितना बड़ा है। वैसे तो चीन अपनी कोई भी खबर सामने नहीं आने देता, लेकिन कुछ वीडियोज आज वायरल हुए जिनमें चीन का सच नजर आ गया। आज हम आपको वो सब दिखा रहे हैं जो चीन छुपाना चाहता है। चीन की राजधानी बीजिंग डूब गई है। भारी बारिश ने बीजिंग को बर्बाद कर दिया है। ऐसा क्या हुआ
कि बीजिंग में कारें खिलौने की तरह बहने लगी? ऐसा क्या हुआ कि बीजिंग में एक साथ 31,000 लोगों की जान पर बन आई? ऐसा क्या हुआ कि बीजिंग में एक साथ 20,000 इमारतें डैमेज हो गईं? यह चीन की ना कोई नदी है, ना कोई बांध है और ना ही कोई तालाब है। यह चीन की राजधानी बीजिंग है, जहां एक एक करके कारें बह रही हैं, खिलौने की तरह बह रही हैं। गिनते जाइए, गिन नहीं पाएंगे। कुछ ही सेकंड्स में सैकड़ों की संख्या में कारें बह गईं। यह बीजिंग की किसी एक सड़क की तस्वीर नहीं है, बल्कि चीन की राजधानी ऐसी ही डूबी हुई है। कुदरत के आगे चीन बहुत बेबस है। दूसरा वीडियो देखिए। यह आम सड़क है, कोई नदी नहीं है, लेकिन यहां भी पूरी स्पीड से बाढ़ के पानी में कारें बह रही हैं। बीजिंग की तरह ही यह हाल चीन के फुजियान शहर का भी हुआ है। नीचे कारें ही कारें हैं। इतनी बारिश हुई कि सारा पानी जमा हो गया और उसमें ये कारें डूब गईं। असल में चीन पर डोकसुरी टाइफून का कहर फूटा है और उसी की वजह से भारी बारिश के बाद चीन के कई शहरों में बाढ़ आ गई। भारी बारिश के बाद बीजिंग की 5 में से 3 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बीजिंग में शनिवार रात से सोमवार की दोपहर तक लगातार 177 मिलीमीटर बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 581 मिलीमीटर की बारिश बीजिंग के मेंटाउगो जिले में हुई, जिसके बाद बीजिंग के 9 जिलों में रेड अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। 2010 के बाद बीजिंग में पहली बार मौसम के लिए रेड अलर्ट घोषित हुआ है। बीजिंग की हर गली मोहल्ले और सड़क से ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। भारी बारिश के बाद सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। बीजिंग की गलियों में ऐसे ही कारें उल्टी पड़ी हुई हैं। बीजिंग में 31,000 लोगों को उनके घरों से बचाया गया है। 4,000 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट पर काम रुक गया है। 20,000 से ज्यादा इमारतों में डैमेज की जांच हो रही है। सोमवार सुबह से ही बीजिंग के दोनों एयरपोर्ट्स पर 180 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। सैकड़ों की संख्या में फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। रेलवे स्टेशनों पर कल रात से ही हजारों पैसेंजर फंसे हुए हैं। सोमवार तक बीजिंग में 358 से ज्यादा सड़कें पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। 4,350 बाढ़ नियंत्रण बचाव टीमों को राहत के काम में लगाया गया है, जबकि 1,50,000 कर्मियों को स्टैंड बाई में रखा गया है। चीन की शान बीजिंग शहर कभी ऐसा दिखता था, लेकिन इस बाढ़ ने शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ये ऊंची ऊंची इमारतें और ये सड़कें तो अभी भी हैं, लेकिन इन सड़कों पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है। कारें उलट गई हैं, लोग घरों में कैद हैं, दफ्तर, कारोबार, स्कूल सब बंद हैं। ये बीजिंग का ऐतिहासिक तियानमेन स्क्वायर है, जहां 1989 में चीन ने तानाशाही के खिलाफ उठती आवाजों को कुचल दिया था। इस तियानमेन स्क्वायर पर भारी बारिश में कैसे चीन के सैनिक परेड कर रहे हैं, ये देखिए। चीन में ये पूरी तबाही इसी तूफान की वजह से हुई है, जिसका नाम है डोकसुरी। 2006 के बाद डोकसुरी चीन का सबसे बड़ा टाइफून है। इससे पहले 2006 में साओमी टाइफून ने फुजियान में तबाही मचाई थी। इस टाइफून ने जब शुक्रवार को दक्षिण पूर्व चीन में फुजियान को हिट किया था, तो 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। यहां हेबेई और तियानजिन प्रोविंस में भी भारी तबाही हुई है। टाइफून ने कैसे बर्बाद कर दिया है, ये इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। हर तरफ बर्बादी की ही तस्वीरें हैं। टाइफून की वजह से बहुत तेज बारिश हुई, जिसके बाद बाढ़ आ गई और हजारों लोग अपने घरों में फंस गए। ये फुजियान शहर है, जहां सड़कों पर नौकाएं चल रही हैं। पानी में सब कुछ डूबा हुआ है, लोगों के घर से लेकर वाहन तक। जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वो लंबे समय से बाढ़ में फंसे हुए थे। डोकसुरी टाइफून से सिर्फ फुजियान में ही 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 3,63,000 लोगों को राहत और बचाव टीम ने रेस्क्यू किया है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक सिर्फ फुजियान शहर में ही टाइफून से 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
इसके अलावा 6,333 एकड़ की कृषि भूमि भी डैमेज हुई है। फुजियान में हिट करने से पहले इस टाइफून से फिलीपींस में 39 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। देखिए कैसे भारी बारिश के बाद इतनी बड़ी संख्या में पानी आया कि जैसे लग रहा है किसी डैम का गेट खुल गया हो। यह भी चीन के फुजियान का ही वीडियो है। फुजियान में यह इस साल का 5वां टाइफून है। इससे पहले 1961 में यहां इतनी ज्यादा बारिश हुई थी। बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। शी जिनपिंग के लिए अब अपने लोगों का जीवन बचाना भी भारी पड़ रहा है। ये वीडियो वुहान का है, जहां राहत और बचाव कर्मी एक आदमी को बचाने में कामयाब रहे। वो 5 किलोमीटर से ज्यादा तक अपनी कार के अंदर बैठा हुआ नदी में बह गया था। हेलीकॉप्टर के जरिए इस आदमी की जान बहुत मुश्किल से बचाई गई। इस भारी बारिश और बाढ़ से नुकसान होना भी शुरू हो गया है। इस भारी बारिश और बाढ़ से आने वाले दिनों में चीन में खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। चीन में इस वक्त पिछले 1 दशक की सबसे ज्यादा खतरनाक बारिश हो रही है, जिस वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं। 15% फसल ऐसी बताई जा रही है जो खाने लायक नहीं है, यानी साइड इफेक्ट शुरू हो गए हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि चीन के मौसम विभाग की चेतावनी है कि ऐसे डिजास्टर अभी और आएंगे। अभी तो चीन में और बाढ़ भी आएगी, सूखा भी होगा और तूफान भी आएंगे। यानी चीन पर कुदरत का चौतरफा कहर टूट रहा है। और ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इसके लिए भी चीन ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। 2005 से 2019 तक चीन का ग्रीन हाउस गैस का कंजम्पशन 75% बढ़ गया है। और इसी दौरान पूरी दुनिया का उत्सर्जन सिर्फ 25% ही बढ़ा। कार्बन उत्सर्जन सबसे ज्यादा है क्योंकि चीन में फॉसिल फ्यूल यानी कोयले का इस्तेमाल ज्यादा होता है। चीन में यह मौजूदा तबाही भी टाइफून की वजह से ही हुई है। जिस फुजियान शहर में यह टाइफून आया है, वहां इसी साल यह 5वां तूफान है। यह समंदर किनारे का शहर है। लगातार समंदर का तापमान भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तूफान आ रहे हैं। और अगर क्लाइमेट चेंज नहीं रुका तो ऐसे ही बर्बादी होती रहेगी। 19वीं सदी की तुलना में धरती का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ चुका है, जबकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी 50% ज्यादा हुई है। साल 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखना जरूरी है। लेकिन अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो सदी के अंत तक धरती 2 डिग्री गर्म होगी। अगर कोई कदम न उठाया गया तो ग्लोबल वार्मिंग 4 डिग्री भी हो सकती है। और इस 4 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है दुनिया में भयानक हीट वेव, समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी, लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और बहुत से जीव विलुप्त हो जाएंगे। और इन हालात में चीन के लिए ऐसी बाढ़ों से निपटना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक अनुमान है कि 2030 तक चीन को अपने शहरों में आने वाली इस बाढ़ की वजह से 77 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 6,33,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और 2080 तक चीन का बाढ़ से होने वाले नुकसान का आंकड़ा बढ़कर 477 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। यह भारी बाढ़ बारिश ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 25 दिन पहले ही बीजिंग में बहुत खतरनाक गर्मी पड़ रही थी। बीजिंग में लगातार 9 दिन तक 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान दर्ज किया गया, जो 1961 के बाद से कभी नहीं देखा गया। 2014 के बाद लगातार यह 9वां साल था जब गर्मी की वजह से बीजिंग में रेड अलर्ट जारी हुआ था। और अब देखिए, इसी बीजिंग में ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा खतरनाक बाढ़ आई हुई है। चीन में हर साल बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, लेकिन बाढ़ हर साल साउथ चाइना में आती थी। इस बार चीन के नॉर्थ में भी पिछले 50 सालों का सबसे खतरनाक फ्लड दिख रहा है। 2021 में बाढ़ की वजह से सेंट्रल प्रोविंस हेनान में 300 लोग मारे गए थे। चीन में सबसे ज्यादा खतरनाक बाढ़ हाल के वर्षों में 1998 में आई थी, जिसमें 4,150 लोगों की मौत हुई थी। यानी अगर हमें यह तबाही रोकनी है तो हमें अपनी एंटी क्लाइमेट एक्टिविटीज पर रोक लगानी होगी। हमें हर हाल में क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा। ऐसी स्थिति में दुनिया न आए, इसके लिए अपने अपने स्तर पर कदम उठाने होंगे। ग्लोबल वार्मिंग से इस धरती को बचाना होगा।
मुंबई में एक ट्रेन के अंदर गोलियां चली, 4 लोगों की हत्या कर दी गई। एक बेहद दुखद खबर आई, लेकिन ओवैसी ने इसे एक अलग एंगल देने की कोशिश की। घटना को लेकर कई अलग अलग वीडियोज सामने आए, सोशल मीडिया पर इन्हें वायरल भी किया गया। हालांकि इन वीडियो को लेकर पुलिस ने पुष्टि नहीं की और इसीलिए ऐसे वीडियो को शेयर मत कीजिए, ये हमारी आपसे अपील है। और इस घटना को लेकर जो जानकारी अभी तक सामने आई है, आप वो इस रिपोर्ट में जानिए। समय सुबह 5:23। जगह मुंबई जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन। पालघर स्टेशन के पास अचानक ट्रेन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई और 4 लोगों की मौत हो गई। ये लाशें, ये गोलियों के निशान चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि ट्रेन में कैसा खूनी खेल खेला गया। और इस सब का जिम्मेदार है ये कांस्टेबल चेतन कुमार चौधरी। आरोप है कि इसने चलती ट्रेन में 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब सवाल है कि कांस्टेबल ने ट्रेन में अंधाधुंध फायरिंग क्यों की? एएसआई और 3 पैसेंजर्स को गोली क्यों मारी गई? और आखिर जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में हुआ क्या था? दरअसल आरोपी कांस्टेबल चेतन कुमार चौधरी और एएसआई टीकाराम मीणा एस्कॉर्ट ड्यूटी पर थे। लेकिन जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में पालघर स्टेशन के करीब बोगी नंबर 5 में सिपाही चेतन कुमार चौधरी की एएसआई टीकाराम मीणा के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से से आग बबूला हो चुके सिपाही ने अपनी ऑटोमेटिक राइफल से साथ ही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी। इसके बाद वो दूसरे डिब्बे में गया और 3 पैसेंजर्स को भी शूट कर दिया। बाद में जब एक पैसेंजर ने दहिसर स्टेशन के पास चेन पुलिंग की तो आरोपी ट्रेन से कूदकर भाग गया। हालांकि मीरा रोड बोरीवली के बीच उसे हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आज सुबह जयपुर से मुंबई आने वाली जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जब वापी स्टेशन से निकली, उसके बाद जब उसमें जो एस्कॉर्टिंग के लिए तैनात आरपीएफ के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल थे चेतन सिंह, उन्होंने अपने सीनियर एएसआई टीकाराम मीणा उन पर फायरिंग की और उसके बाद 3 अलग अलग बोगियों के 3 और पैसेंजर जो थे उन पर फायरिंग की। ये चारों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। उसके बाद ये ट्रेन मीरा रोड तक जब आई तब किसी पैसेंजर ने चेन पुल की सेफ्टी के लिए और गाड़ी रुक गई। तब ये चेतन सिंह इसने भागने की कोशिश की, लेकिन जीआरपी के और आरपीएफ के जो पुलिसकर्मी वहाँ तैनात थे उन्होंने बड़ी धैर्यता से उसे पकड़ा। फायरिंग में जान गंवाने वाले आरपीएफ के एएसआई टीकाराम मीणा सवाई माधोपुर जिले के श्यामपुरा गांव के रहने वाले थे और 2025 में उनका रिटायरमेंट होने वाला था। उनकी मौत की खबर से गांव में सन्नाटा पसर गया है। हालांकि मृतक एएसआई की पत्नी को गांव वालों और अन्य परिजनों ने अभी तक घटना की जानकारी नहीं दी है। हम घर वालों को कोई सूचना नहीं दी है। अच्छा। और जैसे हम भाई हैं सारे, उनको तो सबको पता चल गया है। लेकिन अभी जैसे उनकी धर्मपत्नी है तो उनको भी कोई किसी प्रकार की अभी तक हमने कोई घर पे सूचना नहीं दी है। और हमें भी समाचारों के माध्यम से सूचना मिली है, वीडियो भी वहाँ से डाल दी है। हमारे भी वहाँ आदमी हैं, हमारे गांव के 2-3 लोग सर्विस करते हैं वहाँ, उन्होंने जाकर के वहाँ की लोकेशन बताई है कि भाई खत्म हो चुके हैं। तो ये सूचना मिलने के बाद में क्या कोई यहाँ से कोई रवाना हुए हैं वहाँ के लिए? नहीं सर, नहीं हुआ है अभी कोई रवाना नहीं, यहाँ से कोई रवाना। आपको कोई जानकारी मिली कि उनकी डेड बॉडी कब आएगी, कब क्या? नहीं, कोई सूचना नहीं मिली अब तक। आरोपी कांस्टेबल चेतन को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि आरोपी चेतन काफी दिन से डिप्रेशन में था, वो मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। उसकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो बेचैनी का शिकार था। इसके अलावा ये भी बात सामने आई है कि वो अपने ट्रांसफर से भी नाराज था। आरोपी आरपीएफ जवान लोअर परेल आरपीएफ में तैनात था। पहले उसकी पोस्टिंग गुजरात में थी, बाद में उसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।